गवर्नमेंट बजट आपका एक सिंपल चैप्टर है। बात मीनिंग से स्टार्ट करते हैं कि भाई गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट कहते किसे हैं। बेटा पहले तो आप ये समझो कि बजट क्या होता है, फिर बात करेंगे गवर्नमेंट बजट क्या होता है। बजट का मतलब है पहले ही मतलब स्टार्टिंग में ही अगर आप अपने एक्सपेंडिचर्स और आप अपने इनकम्स को प्लान कर लेते हो तो इसी बात को बजट कहते हैं। बजट घर में हमारी मम्मी भी बनाती, मम्मी भी बजट बनाती है, तो उस बजट में वो क्या करती है, वो प्लान करती है। किस चीज को प्लान करती है कि घर में कितना एस्टिमेटेड खर्चा हो सकता है। जैसे मान लो आपका जनवरी स्टार्ट हुआ तो जनवरी के स्टार्टिंग में जो मतलब देखो सब घरों में नहीं दिखता लेकिन जनरली होता है, मम्मी पहले ही प्लान कर लेंगे कि इस मंथ इन इन चीजों पे खर्च हो सकता है। शादी है तो शादी में इतने जहां पे भी जाना पड़ेगा इतने पैसे खर्च हो सकते हैं, है ना। और मान लो कोई बीमार हो जाता है घर में तो उस चीज पे पैसे खर्च हो सकते हैं। कॉलेज या इंस्टीट्यूट की फीस जाननी है, वहां पे इतने पैसे जाएंगे, ठीक है। और मान लो कोई इंस्टॉलमेंट जानी है तो ये सारे एक्सपेंडिचर प्लान किए गए पहले ही। और कहां कहां से इनकम आ सकती है, मान लो आपकी इनकम के घर में 2-3 सोर्स है, पापा भी कमाते हैं, मान लो बड़ा भाई है वो भी कुछ अर्निंग करता है, तो फिर इनकम भी प्लान किए जाएंगे कि भाई यहाँ पे इतने इतने पैसे खर्च हो सकते हैं, यहाँ से इतने इतने पैसे आ सकते हैं। और जब आप ये प्लानिंग का काम कर रहे होगे तो इसी को बजट कहते हैं। और सेम ऐसा ही हमारी गवर्नमेंट भी करती है। ये तो घर का बजट हो गया ना, फैमिली का बजट हो गया। हमें यहाँ पे चैप्टर का नाम फैमिली बजट थोड़ा है, चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट। तो भाई गवर्नमेंट भी क्या करती है, हर साल स्टार्ट होने से पहले, एवरी ईयर स्टार्टिंग होने से पहले गवर्नमेंट प्लान करती है कि कहां कहां से गवर्नमेंट को एक साल में कितनी रिसिप्ट मिल सकती है, कहां कहां से एक ईयर में गवर्नमेंट को कितनी इनकम रिसीव हो सकती है, और कहां कहां पे गवर्नमेंट एक ईयर में कितने पैसे खर्च करने वाला है। और जब गवर्नमेंट इस बात की प्लानिंग करेगा, जब एक अकाउंटिंग ईयर में इस बात की प्लानिंग की जाएगी तो इसी प्लानिंग को आप गवर्नमेंट बजट कहोगे। यहाँ पे हम जिस गवर्नमेंट बजट को डिस्कस करने वाले हैं वो स्टेट गवर्नमेंट का बजट नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है। सेंट्रल गवर्नमेंट सबको पता है, केंद्र सरकार, तो हम केंद्र सरकार के बजट को डिस्कस करने वाले। डेफिनेशन में देखो क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट बजट एनुअल स्टेटमेंट है। एनुअल वर्ड हमने क्यों यूज किया, क्योंकि एक साल के लिए बनाया जाता है। सालाना विवरण, हिंदी सालाना विवरण, इंग्लिश एनुअल स्टेटमेंट, साल भर के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज जिसमें क्या होगा, जिसमें एस्टिमेट होगा, एस्टिमेट अनुमान लगाया जाएगा। देख लो एक्चुअल नहीं है ये खर्चे सच में नहीं हो रहे या कमाइयां सच में नहीं आ रही, बस अभी प्लानिंग किया जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट बजट एक साल के लिए बनाया जाता है, इसलिए वर्ड यूज किया गया एनुअल स्टेटमेंट, पहली चीज। दूसरी चीज जिसमें आपको क्या करना है, एस्टिमेट करना है, अनुमान लगाना है। किस चीज का, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। मम्मी किस चीज का अनुमान लगाती है, घर के बजट में रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। तो ऐसे गवर्नमेंट देश के बजट में किस चीज का अनुमान लगाएगा, किस चीज का एस्टिमेटेड करेगा, एस्टिमेशन करेगा। लिखा है ना, रिसिप्ट हिंदी प्राप्तियां, और एक्सपेंडिचर खर्चे। और कब, ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, एक वित्त वर्ष में। जब सरकार एक फिस्कल ईयर में, फिस्कल ईयर यहां पे वर्ड यूज किया गया फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा 31 मार्च पे खत्म होगा। तो जब सरकार एक फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होते ही एस्टिमेशन करेगा, अनुमान लगाएगा कि मुझे कहां कहां से कितना कितना रिसिप्ट मिल सकता है और मैं कहां कहां पे कितने कितने पैसे खर्च कर सकता हूं, तो उसी एस्टिमेशन को आप गवर्नमेंट बजट का नाम दो। डेफिनेशन सामने है, एनुअल स्टेटमेंट है जिसमें गवर्नमेंट की रिसिप्ट और पेमेंट्स का एस्टिमेशन किया जाएगा ना, रिसिप्ट और पेमेंट का एस्टिमेशन किया जाएगा। और कब, तो एक फिस्कल ईयर में, ठीक है जी। अब बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें से 3 to 4 मार्क्स कहीं नहीं गए, 3 से 4 मार्क्स कहीं नहीं गए, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव के गवर्नमेंट बजट, मतलब बिना ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट के कोई पेपर ही नहीं बनता। मतलब अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो गवर्नमेंट बजट बनाती है तो बनाने के टाइम क्या क्या चीजें ध्यान रखती है गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो बजट बनाने के टाइम गवर्नमेंट के माइंड में क्या क्या चलता है, किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ गवर्नमेंट अपने बजट को प्रिपेयर करती है। ऑब्जेक्टिव नंबर पहला, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। मैं यहां से री वर्ड कटवा दे रहा हूं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। पहला ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट का, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ध्यान देना, गवर्नमेंट जब बजट बनाती है
तो बजट बनाने के पीछे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव एलोकेशन, हिंदी आवंटन, साधनों का आवंटन। जैसा कि आप सबको पता है कि रिसोर्स लिमिटेड है ना, और लिमिटेड रिसोर्स को गवर्नमेंट को इस तरीके से एलोकेट करना है, इस तरीके से एलोकेट करना है कि प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो जाए और वेलफेयर भी ज्यादा से ज्यादा हो जाए। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। हम अच्छे से जानते हैं कि कंट्री के पास रिसोर्स कम होते हैं। जब आप क्लास 11th में आए थे, आपने इको लिया था, तभी आपने पढ़ा था कि रिसोर्सेस लिमिटेड है, ठीक है। और जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो गवर्नमेंट को भी पता होता है कि कंट्री के पास भी, तो अब गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम अपने रिसोर्स का एलोकेशन करेंगे और एलोकेशन ऐसा करेंगे कि प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो जाए और वेलफेयर भी ज्यादा हो जाए, ठीक है। इस बात को सोचते हुए गवर्नमेंट को एलोकेशन करना है। तो एलोकेशन के अंदर, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, आवंटन के एलोकेशन के अंदर दो चीजों का ध्यान रखती है गवर्नमेंट। एक यूज करती है वो टैक्स कंसेशन और सब्सिडी, और दूसरा डायरेक्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। पहले इस पॉइंट को समझना, टैक्स कंसेशन और सब्सिडी। गवर्नमेंट क्या करती है, ध्यान से सुने। गवर्नमेंट देखती है कि अगर कोई सेलर ऐसा है, अगर कोई प्रोड्यूसर देश में ऐसा आ रहा है जो वेलफेयर से रिलेटेड चीजें बनाएगा, वेलफेयर, कल्याण, अगर कोई देश में प्रोड्यूसर ऐसा आ रहा है जो देश के भले की चीजें बनाएगा, ठीक है, तो उसको गवर्नमेंट दे देती है सब्सिडीज, सब्सिडीज, आर्थिक सहायता, ठीक है। और अगर कोई सेलर ऐसा है जो हार्मफुल प्रोडक्ट बना सकता है, देश के लिए नुकसानदायी चीजें बनाने वाला है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या लगाएगी, हैवी टैक्स, हैवी टैक्स लगाएगी। मेरी बात को ध्यान से समझे। गवर्नमेंट के बजट का ऑब्जेक्टिव नंबर पहला कि गवर्नमेंट को बजट के थ्रू रिसोर्स का एलोकेशन करना है, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। एलोकेशन, आवंटन, बंटवारा करना है, और एलोकेशन इस टाइप का करना है कि प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो, लाभ भी देश का ज्यादा हो, और वेलफेयर भी मैक्सिमम हो। तो कैसे करे, तो दो पॉइंट का सहारा लेती है गवर्नमेंट। पहला, टैक्स कंसेशन और सब्सिडी, कर छूट और आर्थिक सहायता। टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज में मैं क्या कह रहा हूं, अगर गवर्नमेंट को ऐसा नजर आया कि कोई ऐसा प्रोड्यूसर है जो देश के लिए भले की चीजें बनाने वाला है, तो उसको गवर्नमेंट देगी टैक्स कंसेशन। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल खादी का दिया हुआ है, सॉरी, टैक्स कंसेशन या उसी को सब्सिडीज भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल खादी का दिया हुआ है कि अगर मान लो कोई ऐसा है जो खादी का प्रोडक्ट बनाने वाला है, खादी एक कपड़ा होता है, इससे फार्मर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो ऐसे प्रोड्यूसर्स को गवर्नमेंट टैक्स में छूट देने वाली है। और अगर कोई ऐसा है जो हार्मफुल चीजें बनाए, जैसे मान लो लिकर, दारू का प्रोडक्शन करने वाला है कोई, ठीक है, तो उसके ऊपर हैवी टैक्स लगा देगी गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर फर्स्ट। और दूसरा, डायरेक्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस, वस्तु और सेवाओं का प्रत्यक्ष उत्पादन। अगर सरकार ने कभी देखा कि कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं बनाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ किन चीजों का प्रोडक्शन, हमारी इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है, सबको पता है ना, तो प्राइवेट सेक्टर सिर्फ उन चीजों का प्रोडक्शन करता है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट नजर आता है। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो नॉन प्रॉफिटेबल, गैर लाभकारी उद्देश्य, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, गंगा सफाई, गंगा की सफाई का अभियान, क्या किसी प्राइवेट सेक्टर को कोई फायदा देगा? नहीं। स्वच्छ भारत मिशन, क्या किसी प्राइवेट सेक्टर को फायदा देगा? नहीं। तो लेकिन ये चीजें देश को चाहिए ना, सफाई चाहिए देश की, है ना, तो ऐसे इन चीजों में प्राइवेट सेक्टर को तो पैसे खर्च नहीं करने वाला, तो इन चीजों पे कौन पैसे खर्च करेगी? गवर्नमेंट। यही तो लिखा है, डायरेक्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस। अगर कोई भी ऐसी चीज हुई जिसे प्राइवेट सेक्टर नहीं बनाना चाहता क्योंकि प्रॉफिट नहीं है, तो उन चीजों का प्रोडक्शन गवर्नमेंट खुद करेगी, ठीक है जी। ये आपका गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव नंबर पहला है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, साधनों का आवंटन। सेकेंड पॉइंट, और बहुत सिंपल पॉइंट, ऐसा नहीं कह रहा मैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कह रहा हूं सिंपल है, ठीक है। रिडक्शन इन इक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। इनकम, आय, कमाई, वेल्थ, संपत्ति। और हमारे देश में इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी है, असमानता है, असमानता। हमारे यहाँ पे अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब और गरीब हो रहा है। इस इनइक्वालिटी को खत्म करना भी गवर्नमेंट के बजट का ऑब्जेक्टिव होता है। जब गवर्नमेंट बजट प्लान करती है तो सोचती है कि अरे जो गैप बढ़ रहा है ना, गैप कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी भर 5 स्टार में बैठ के खाते रहेंगे तो भी पैसे खत्म नहीं होंगे, पूरी फैमिली खाएगी उनकी बैठ के पूरी जिंदगी भर 5 स्टार में, तो भी पैसों का 10% भी खत्म नहीं होगा। और बेचारे कुछ लोग ऐसे हैं
जो मतलब नमक रोटी भी खाने के लिए बड़े परेशान है, मतलब खाना भी नहीं मिलता, रोटी भी नहीं मिलती एक टाइम, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी खत्म करना भी गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। और गवर्नमेंट इस गैप को खत्म करना चाहती है किसकी हेल्प से? तो बजट की हेल्प से। गवर्नमेंट चाहती है बजट की हेल्प से इनइक्वालिटी को खत्म करे। अब क्या कर सकती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो एक सीधा सा काम करती है, अमीर को बुलाती है, इधर आ, बहुत कमा रहा है ना तू, हैवी टैक्स देगा आज के बाद की, हैवी टैक्स तुझसे हम भारी कर लेंगे। अच्छा जी, अब अगर अमीर हैवी टैक्स देगा तो अमीर के पैसे थोड़े से तो कम होंगे ना। अच्छा, और गवर्नमेंट वो पैसों का क्या करेगी? अरे बच्चों गरीब इधर, ये ले सब्सिडीज ले ले, फ्री राशन ले ले, फ्री एजुकेशन ले ले, ले फ्री में कोरोना की वैक्सीन भी लगवा ले, है ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो बस इनइक्वालिटी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस पॉइंट में मात्र इतना ही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट बजट के थ्रू इनइक्वालिटी असमानता को कम करना चाहती है, और इसके लिए वो क्या करती है? रिच पर लगाती है हैवी टैक्स। मैं एक वर्ड यूज करूंगा, प्रोग्रेसिव टैक्स, लिख लो प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रगतिशील कर, प्रोग्रेसिव टैक्स, बुक में नहीं लिखा हुआ, प्रोग्रेसिव टैक्स। रिच पे लगाती है हैवी के साथ साथ प्रोग्रेसिव लिख दे, प्रगतिशील। कैसे, किसे कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स? वो टैक्स जो आपकी इनकम के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाए, ठीक है। तो अमीरों पे लगाएगी प्रोग्रेसिव टैक्स, और वहां से जो आएगा पैसा उन्हीं पैसों से देगी गरीबों को सब्सिडी, ठीक है। और बस गैप कम होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर थर्ड, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हिंदी आर्थिक स्थिरता। एक इकोनॉमी स्टेबिलिटी में तब होती है जब एडी और एएस बराबर हो जाए, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाए। बेटा जब इकोनॉमी स्टेबल होता है ना, तो इकोनॉमी में प्राइस में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता। प्राइस में फ्लक्चुएशन मतलब कीमत में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। स्टेबिलिटी का फायदा यह है कि आपके देश में कीमत स्थिर रहेगी, ना तो वो बढ़ेगी ना वो घटेगी। सुन रहे हो? ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि बजट के थ्रू हम अपनी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ले आए, स्टेबिलिटी, हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर दे, स्थिर, मतलब हमारी इकोनॉमी में प्राइस में कोई चेंजेस ना हो, ठीक है। अब हमें पता है स्टेबिलिटी कब आएगी? जब एडी और एएस इक्वल हो, बराबर हो। अच्छा जी, जरूरी तो नहीं कि हमेशा एडी एएस बराबर हो, दो बातें हो सकती है, एडी ग्रेटर देन एएस हो सकता है और एडी लेस देन एएस हो सकता है। अच्छा जी, अगर गवर्नमेंट ने ये देखा तो इसको हम कहते हैं अरे इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन, स्फीति आ गई, स्फीति, हिंदी स्फीति, इंग्लिश इन्फ्लेशन, महंगाई, ठीक है। अब गवर्नमेंट इसको कैसे ठीक करेगी? आप सबने सुना था, आप सबने उसी यूनिट में सुना था, इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट अपने खर्चे घटाएगी। ओए, एडी का पार्ट होता है जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्चे, है ना। गवर्नमेंट खर्चों का कम प्लानिंग करेगी कि हम देश में खर्चे कम करेंगे, प्लान एक्सपेंडिचर हम, अरे गवर्नमेंट बजट में क्या होता है? रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर की प्लानिंग होती है ना। तो गवर्नमेंट ने जैसे देखा एडी ग्रेटर देन एएस है, तो एडी को घटाना पड़ेगा बराबर करने के लिए। गवर्नमेंट ने कहा हम खर्चे कम करेंगे, और हाँ, हम लोगों पे टैक्स ज्यादा लगाएंगे। टैक्स ज्यादा तो चीजें महंगी तो लोग भी कम खर्च करेंगे, है ना। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम कर देगी, टैक्सेस ज्यादा कर देगी, ताकि एडी घट के एएस के बराबर हो जाए और स्टेबिलिटी आ जाए, स्टेबिलिटी, स्थिरता आ जाए, ठीक है। उल्टा अगर गवर्नमेंट ने देखा एडी लेस देन एएस है, डिफ्लेशनरी कहते हैं, डिफ्लेशनरी, हिंदी अविस्फितिक, अविस्फितिक, चैप्टर नंबर 8, 7, 8, 9 में ये सब आपने पढ़ा है, ठीक है। तो डिफ्लेशनरी में क्या है? एडी ग्रेटर देन, एडी लेस देन एएस है। अब गवर्नमेंट कहेगी हम खर्चे ज्यादा करेंगे ताकि हमारा एडी बढ़े, और हम टैक्सेस कम कर देंगे ताकि टैक्स कम हो तो चीजों के रेट कम हो और लोग भी ज्यादा खर्च करें ताकि एडी और जल्दी बढ़े। सुन लिया आपने? ये है आपका पॉइंट नंबर थर्ड। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एग्जाम में चांस है बहुत ज्यादा इस पॉइंट के भी आने के। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, इधर, अरे भाई रिलायंस कंपनी का मैनेजमेंट कौन करेगा? ऑब्वियसली बात है रिलायंस, है ना। मेरे इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट कौन करेगा? मैं। तो गवर्नमेंट के जो इंडस्ट्री चल रही है, एंटरप्राइज चल रही है, उसका मैनेजमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अपने एंटरप्राइज का मैनेजमेंट करना होता है ना। और गवर्नमेंट ने कहा चलो लगे हाथों जब बजट बना रहे हैं तभी हम उसका मैनेजमेंट भी कर लेंगे। बात समझे? गवर्नमेंट की जितने भी एंटरप्राइज है, जितने भी बिजनेस उसके चलते, फॉर एग्जांपल रेलवे, रेलवे गवर्नमेंट का बिजनेस है ना, तो इसका मैनेजमेंट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और गवर्नमेंट ने कहा बजट के थ्रू ही इसका मैनेजमेंट करेंगे।
मतलब क्या मैनेजमेंट करना है? गवर्नमेंट की ज्यादातर इंडस्ट्री होती है किस चीज के लिए? वेलफेयर करने के लिए। गवर्नमेंट रेलवे प्रॉफिट के लिए नहीं कमा रही, चला रही, वेलफेयर के लिए चला रही, सामाजिक कल्याण के लिए। प्रॉफिट आ जाए वो अलग मतलब है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर, है ना? अगर गवर्नमेंट को कभी लगा कि यार हमारी इंडस्ट्री जो है, जैसे मान लो हमारे रेलवे है, उसमें वेलफेयर करने के लिए और पैसे चाहिए, तो बजट के थ्रू गवर्नमेंट इसे पैसे देगी। पैसे देगी मतलब फाइनेंस प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगी। समझ गया मैं क्या कह रहा हूं? साफ ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस का मैनेजमेंट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इसलिए गवर्नमेंट बजट बनाने के दौरान इसका मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट क्या करना है? अगर कभी किसी गवर्नमेंट एंटरप्राइज को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, वित्तीय सहायता, तो वो प्रोवाइड कर देती है। वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प तो प्रोवाइड कर देती है। इकोनॉमिक ग्रोथ, हिंदी आर्थिक समृद्धि। बजट बनाने के पीछे गवर्नमेंट का पांचवा ऑब्जेक्टिव कि कंट्री का ग्रोथ बढ़ना चाहिए। ग्रोथ वर्ड, समृद्धि वर्ड पहले भी मैं आपको कई बार बोल चुका, और जब भी ये वर्ड आता है ग्रोथ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कंट्री की जीडीपी बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि जीडीपी बढ़ने लगे? ऐसा क्या करे? मैं आपको सिंपली बोलूं, दो काम करने चाहिए गवर्नमेंट को। एक, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर करना चाहिए। क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक संरचना, सबको पता है, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सरकार को इन चीजों पे पैसे खर्च करने चाहिए, पहला काम। दूसरा काम, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो पैसे खर्च करने ही करने चाहिए। दूसरा काम, टैक्स कंसेशन देना चाहिए, कर छूट। अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे खर्च करेगी और साथ के साथ टैक्स कंसेशन, कर छूट देगी, तो ऑब्वियस सी बात है, कम टैक्स देखकर और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर प्राइवेट सेक्टर पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेगा, पैसे लगाना स्टार्ट करेगा। और आप सबको पता है, सबने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ा था, याद है? इकोनॉमी में जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट आएगा, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आएगा, तो इकोनॉमी की जीडीपी क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी? जीडीपी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मींस की ऑब्जेक्टिव नंबर पांचवा कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। और ग्रोथ कैसे कर सकती है गवर्नमेंट? बजट के थ्रू, दो चीजें करके, एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर करके, और दूसरा टैक्स कंसेशन देकर। ठीक है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक संरचना अच्छा है, रोड अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, और टैक्स भी कम है, तो इन्वेस्टर आएंगे, अट्रैक्ट होंगे और वो इन्वेस्ट करेंगे, और जब इन्वेस्टमेंट होगा तो जीडीपी ग्रोथ तब होगा जब कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, एक देश किस स्पीड से ग्रोथ करेगा वो डिपेंड करता है कि वो कंट्री किस स्पीड से इन्वेस्टमेंट करती है, निवेश करती है। हमेशा ग्रोथ इन्वेस्टमेंट पर डिपेंडेंट है। जो कंट्री कम इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका ग्रोथ कम होगा, और जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका ग्रोथ ज्यादा होगा। उम्मीद है आप सब समझ सकते हो अब इस पॉइंट। ठीक है, हो जाएगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे जाइए जरा। रिडक्शन रीजनल डिस्पैरिटीज। रिडक्शन रीजनल डिस्पैरिटीज, हिंदी क्षेत्रीय असमानताओं को कम। ये भी गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है। क्लास, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है? हमारी कंट्री में गांव अभी भी बहुत पीछे रह गए, बैकवर्ड रह गए। आपने तभी तो इंडियन इको में एक चैप्टर पढ़ा है, रूरल डेवलपमेंट, कि हम ऐसा क्या करें कि गांव का डेवलपमेंट कर दें। ठीक है, तो विलेज एरिया अभी भी बहुत पीछे है और शहर बहुत आगे, ऐसे गैप क्रिएट हो गया। शहर यहाँ पे है, गांव यहाँ है, गांव में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग भाग रहे हैं शहरों की तरफ, है ना? तो गवर्नमेंट कहती है कि इकोनॉमी का डेवलपमेंट तब होगा जब ये डिस्पैरिटी कम होगी। ठीक है, अब कैसे डिस्पैरिटी कम करें? काम करते हैं, शहर को गांव के बराबर ले आते हैं। ऐसे करना है क्या? नहीं ना, गांव को, विलेज को शहर के बराबर पहुंचाना है, मतलब अंडर डेवलप्ड को, अल्प विकसित जगह को डेवलप के बराबर पहुंचाना है। अब क्या करना है? सिर्फ दो चीजें, दोबारा से वही दो वर्ड यूज करूंगा जो पीछे यूज किया था। ये है ना अंडर डेवलप्ड, ये है ना, यहाँ पे दो चीजें डाल दो। एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे डाल दो। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब गांव में रोड, गांव में इलेक्ट्रिसिटी, है ना, और कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये डाल दो। और डालने के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट आके सिर्फ ये बोल दे कि इन्वेस्टर्स आओ, विलेज एरिया में इन्वेस्ट करो, हम तुमसे कम टैक्स लेंगे। सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो रीजनल डिस्पैरिटीज को आप खत्म कर सकते हो। और गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपनी कंट्री में रीजनल डिस्पैरिटीज को खत्म करें, क्षेत्रीय असमानता, गांव और शहर में जो गैप है उस गैप को खत्म करें। ठीक है, कैसे गैप खत्म होगा सुना सबने? गांव और शहर का गैप कैसे खत्म होगा सुना सबने? कुछ नहीं करना, गांव पकड़ो, वहां पे क्या डालो? एक इंफ्रास्ट्रक्चर डालो, और दूसरा टैक्स रिबेट डालो।
इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करोगे, टैक्स रिबोट अच्छा करोगे, खुद ही इन्वेस्टर आएंगे, इंडस्ट्री स्टार्ट होगी और गांव धीरे धीरे शहर के बराबर हो जाएगा। तो गवर्नमेंट अपने बजट से ये करना चाहती है। तो क्लास आज हम लोगों ने जो है गवर्नमेंट बजट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट कवर कर लिया है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट कवर करेंगे। थैंक यू।